अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है हमारे पास वो है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन सी शार्प। ये कुछ टॉपिक है जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है, और अगर आप ये स्किप कर देते हैं तो आपके लिए अभी तो नहीं लेकिन थोड़ा सा आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, ये इस्तेमाल होती है टेक्निक। ये सिर्फ सी शार्प के लिए नहीं है भाई। अगर आप समझ लो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सी शार्प के हद तक महदूद है तो आपकी लिमिटेशंस गलत बता रही हैं। ये कॉन्सेप्ट सब जगह लागू होता है। तो सवाल ये है कि आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग को पढ़ने से भी पहले हमें कुछ चीजें और पहले पता होनी चाहिए, तो वो भी चीजें कवर करेंगे। अभी की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है स्टैक मेमोरी। मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक बात तो जानता हूं कि आप लोग तमाम स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ होंगे कि व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होती है। जहां पर हम किसी भी किस्म के डेटा को स्टोर कर पाते हैं वो हमारे पास मेमोरी कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास बॉक्सिंग एंड बॉक्सिंग सीखने से पहले हमें दो किस्म की मेमोरी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। एक स्टैक मेमोरी क्या होती है, दूसरी हीप मेमोरी क्या होती है, HEAP। हीप मेमोरी क्या होती है और स्टैक मेमोरी क्या होती है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं स्टैक मेमोरी से। व्हाट इज स्टैक मेमोरी, क्या होती है स्टैक मेमोरी? स्टैक मेमोरी एक स्पेशल मेमोरी एरिया होता है जिसमें टेम्पररी यानी शॉर्ट टर्म डेटा स्टोर किया जाता है। कोई पूछे आपसे स्टैक मेमोरी क्या होती है तो पहले तो आप उसे ये बताएंगे कि स्टैक मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए क्रिएट होती है, यानी कुछ देर के लिए बनती है, यानी टेम्पररी होती है और उसके बाद वो डिलीट या रिमूव या डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। और ये आप खुद से नहीं करते, ये लैंग्वेज ऑटोमेटिकली उसमें ये फीचर मौजूद होता है कि वो इस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देती है। पहली चीज समझ में आई कि स्टैक मेमोरी क्या है? एक ऐसी स्पेशल मेमोरी जो कि टेम्पररी यानी शॉर्ट टर्म डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाए, स्टैक मेमोरी कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, स्टैक मेमोरी में आपके पास लोकल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। अब बच्चे का सवाल हो सकता है कि सर लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जिनको फंक्शन या मेथड के अंदर बनाया जाए। नहीं समझे? देखिए यहां पर मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखिए, मेरे पास एक अदद वेरिएबल बना हुआ है पब्लिक इंटीजर ए। ठीक है, एक वेरिएबल बना हुआ है। अब एक वेरिएबल मैं ऐसे बना देता हूं वॉइड असद, ये मेरे पास मेथड है और इसमें बना हुआ है इंटीजर बी। तो मुझे बताइए ये वाला वेरिएबल कौन सा है और ये वाला वेरिएबल कौन सा है। देखिए बहुत आसान अल्फाज में, ये वेरिएबल अगर अच्छा अब मैं अगर यहां यूज करना चाहूं ए तो मैं यूज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि ग्लोबली लिखा गया है, यानी इस क्लास में कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है। अगर आप इंटीजर बी की बात करेंगे तो वो एक ऐसा वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर डिफाइन किया गया है, यानी इसकी जो स्कोप और इसकी लिमिटेशंस है वो सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर रह हद तक है, इसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता। आसान अल्फाज में समझते हैं कि अगर मेरी ये क्लास एक चार बाउंड्री के अंदर हो रही है तो इस क्लास में मौजूदा स्टूडेंट ही इस क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस क्लास के बाहर वाले उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये बाउंड्री ये डिसाइड कर रही है कि इस वेरिएबल की जो स्कोप है वो क्या है, सिर्फ इस मेथड के अंदर के हद तक है, उसके बाहर के हद तक नहीं है। यानी अगर मैं बाहर भी को एक्सेस करना चाहूं तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं अगर इसको ऑब्जेक्ट बना लूं एग्जांपल के, मैंने कहा बोला प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने क्या बोला प्रोग्राम, न्यू प्रोग्राम, और मैंने देखा प्रोग्राम डॉट ए। देखो एक्सेसिबल है, एक ऐसा वेरिएबल जो कि आपके पास किसी मेथड के अंदर ना लिखा जाए वो एक ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। डन। अब लोकल वेरिएबल्स कौन से थे? वो वेरिएबल्स जो किसी मेथड के अंदर मौजूद हैं। क्यों लोकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका स्कोप कितना होता है, सिर्फ मेथड के हद तक ही होता है, मेथड से बाहर नहीं हो सकता। आई होप लोकल और ग्लोबल वेरिएबल फर्क समझ में आ गया होगा। आ गया? लोकल वेरिएबल्स वो जो किसी मेथड के अंदर डिफाइन हो, जिनका स्कोप क्या हो, सिर्फ उस मेथड के अंदर ही यूज किया जा सकता है, बाहर यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल ये देखो,
मैंने लिखा इंटीजर ए एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर बी बनाया। देख रहे हैं आप, अब मैं ए दोबारा से बना रहा हूं जबकि ए पहले से बना हुआ है। देखिए ए ग्लोबल बना हुआ है, अब जो मैंने ए वेरिएबल बनाया वो लोकल बनाया है। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल दोबारा से बाहर बनाता पब्लिक इंटीजर ए, ये देखो, तो यहां पर एरर आ जाता। क्यों एरर आ रहा है? कह रहा है कि आपने ऑलरेडी ए को बनाया हुआ है तो आप ए को दोबारा से नहीं बना सकते। लेकिन यहां तो एरर नहीं आया सर। यहां इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने किसी स्कोप के अंदर बनाया है, तो अब उसकी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ इसके हद तक, अंदर के हद तक ही है, बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर बनाया जाए वो कौन सा वेरिएबल कहलाता है? लोकल वेरिएबल। और ऐसा वेरिएबल जो कि आपके पास किसी मेथड से बाहर बना हो वो ग्लोबल होता है, वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ऐसे वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो स्टैक मेमोरी कैसी मेमोरी? एक ऐसी मेमोरी जो कि टेम्पररी यानी शॉर्ट टर्म के लिए डेटा को स्टोर करती है। ये अपने पास किस तरह के डेटा को स्टोर कर सकती है? जैसे कि लोकल वेरिएबल्स को स्टोर कर सकती है, मेथड के पैरामीटर्स, कोई फंक्शन होता है ना, ये मेथड मैंने आपको बताया मेथड क्या होता है, जो क्लास के अंदर डिफाइन हो। अब ये मेथड बना हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसके पैरामीटर्स बने हुए होंगे, स्ट्रिंग ए, इंटीजर बी, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो यानी आपके पास ये किस तरह के डेटा स्टोर कर सकती है? लोकल वेरिएबल्स को कर सकती है, मेथड के पैरामीटर्स को कर सकती है, और फंक्शन की कॉल इन्फो को। अच्छा, कॉल इन्फो से क्या मुराद है भाई? ये फंक्शन इसको बोल रहा है, यानी बेसिकली मेथड को बोल रहा है। कॉल इन्फो से मुराद ये है कि जब ये मेथड कॉल होगा तो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके पास कौन सी मेमोरी में स्टोर से होती है? आप स्टैक मेमोरी में स्टोर होती है। 3 पॉइंट समझ में आए? एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं। स्टैक मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि शॉर्ट टर्म यानी टेम्पररी तौर पर डेटा को स्टोर करती है। ये जैसे कि कौन कौन से डेटा को स्टोर कर सकती है? ये लोकल वेरिएबल्स को स्टोर कर सकती है, मेथड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सकती है, इसके अलावा मेथड के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको भी अपने पास स्टोर कर सकती है। यहां तक समझ में आया? ये मेमोरी जो आप अभी पढ़ रहे हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टैक मेमोरी, ये मेमोरी जिस प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करती है चलने के लिए वो लीफो प्रिंसिपल्स कहलाता है। लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये लीफो प्रिंसिपल क्या है, तो आइए समझते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, समझते हैं। पहले इधर देखिएगा, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर मौजूद है, एक व्हाइट एक ब्लू कंटेनर जो आपने अक्सर देखा होगा हमारे पास मौजूद होता है। कोई भी एक मान लीजिए बॉक्स मौजूद है, मैं डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा आपको। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर मौजूद है, ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कि यार असद इसमें प्लेट्स उठाओ, बाहर जो रखी है वो उस कंटेनर के अंदर डाल दो। बात समझिएगा, मेरे पास ये प्लेट्स मौजूद थी, ये प्लेट का गुच्छा रखा हुआ, सर मान लीजिए प्लेटें रखी हुई हैं, तो मैंने प्लेट उठाई और उठाने के बाद इस कंटेनर में डाल दी, ऐसा ही है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेट उठाई, वो इसके ऊपर रख दी, इसके बाद एक प्लेट उठाई, वो इसके ऊपर रख दी। आपने एक चीज नोटिस करी, अब जब आप इस कंटेनर से प्लेट निकालोगे तो जो आपने सबसे आखिर में डाली होगी वो पहले निकलेगी, और जो सबसे पहले डाली होगी वो सबसे आखिर में निकलेगी। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में गया वो सबसे पहले बाहर आएगा। बात समझ में आई? इसी प्रिंसिपल को लीफो कहते हैं, और स्टैक मेमोरी जिस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करती है वो लीफो कहलाता है। यानी वो अपने पास जो डेटा स्टोर करती है वो ऐसे करती है कि जो पहले गया है वो आखिर में बाहर आएगा। तो यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल है, ये एडुबा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी किस्म के कोई क्विजेज वगैरह या असाइनमेंट या सर्टिफिकेशन अचीव कर सकते हो। तो ये उनकी एक डायग्राम है, वो कहते हैं हाउ लीफो मेथड वर्क। लीफो का मेथड कैसे काम करता है, समझ लो आपके पास एक स्मार्टफोन स्टोर है जो कि रिसीव करता है 3 किस्म के इन्वेंट्री बैचेस को। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने के बैचेस आते हैं, एक जनवरी, फरवरी और मार्च। अभी पहला बैच है, मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूं। ये पहला बैच है आपका जो कि जनवरी में आया था, फिर फरवरी में आया था, और ये नया बैच। तो यहां पर देखिए, जब स्टोर में हम इन आइटम्स को अरेंज करेंगे तो आप मुझे बताइए, क्या हम जनवरी का माल पहले रखेंगे? जी नहीं, हम मार्च का माल देखिए पहले रखेंगे, उसके बाद हमारा फरवरी का होगा, एंड देन हमारे पास जनवरी का होगा। तो जब भी कोई बंदा कस्टमर आएगा वो सबसे पहले कौन सा आइटम्स बाय करेगा? मार्च वाली सेल को बाय करेगा। अक्सर वुमेन्स तो जानती होंगी कि जब आप जाते हैं किसी भी ब्रांडेड वुमेन क्लॉथ शॉप के ऊपर तो आप देखते होंगे कि न्यू अराइवल्स पहले लगी हुई होती हैं, और जो पुराना माल होता है वो पीछे की तरफ कर दिया जाता है कि यार जो आपकी, ताकि जो आने वाले कस्टमर्स हैं वो अभी की जो करंट अराइवल आई हुई है उसमें से बाय कर सकें। तो ये जितने भी कंपनी में या फिर किसी क्लॉथिंग ब्रांड में जो आपके पास टेक्निक या प्रिंसिपल यूज किया जाता है वो लीफो प्रिंसिपल्स कहलाता है। बात समझ में आई? आई होप समझ में आया। व्हाट इज लीफो प्रिंसिपल? एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि अपने पास डेटा को स्टोर करता है लीफो के तरीके से, यानी जो आइटम पहले गया है वो सबसे आखिर में निकलता है, और जो आइटम सबसे आखिर में जाता है वो सबसे पहले बाहर। यानी इसका मतलब ये कि लीफो के अंदर, यानी जब स्टैक मेमोरी में डेटा स्टोर होगा तो वो कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा?
लीफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? दो चार बातें हमने जब पढ़ी, समझ में आ रही होंगी, आई होप आपको। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब स्टैक का काम क्या होता है? स्टैक का काम क्या होता है समझते हैं। जब भी कोई फंक्शन या मेथड कॉल होता है तो उसके लिए एक स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है। मैं भी थोड़ी देर बाद आपको नीचे एक डायग्रामेटिकली एक टेक्सचुअल डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा कि यार कैसा फ्रेम क्रिएट होता है। बस यूं समझो कि जब भी आपके कोड में, आपके प्रोग्राम में कोई मेथड कॉल किया जा रहा होता है, जैसे मैं अगर यहां पर देखिए प्रोग्राम डॉट असद को कॉल करता हूं, तो जैसे ही मैंने असद को कॉल किया तो यहां पर क्या होता है, एक स्टैक फ्रेम खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। आप नहीं क्रिएट करते, खुद मेमोरी क्रिएट कर देती है। उसके बाद इस स्टैक फ्रेम में फंक्शंस के लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर स्टोर हो जाते हैं। जैसे ही आपने इसको कॉल किया तो आपके इस मेथड के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे या फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे वो ऑटोमेटिक किस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएंगे सर? आपकी स्टैक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट, जब फंक्शन कंप्लीट हो जाता है यानी आपका फंक्शन आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देगा। किस तरह का आउटपुट प्रोवाइड कर देगा? जस्ट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा इंटीजर ए इंटीजर बी और यहां पर लिखा इंटीजर सम कर दो, सम किसका कर दो? ए प्लस बी का। अब जब ए प्लस बी सम हो जाएंगे और आपका आउटपुट सेव हो जाएगा किसके अंदर? सम के अंदर। तो आप यहां पर आपका फंक्शन एंड हो जाएगा और एंड होने के बाद यहां पर लिखा है कि जब फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो मैंने आपको बताया ना सर, स्टैक मेमोरीज को क्या कर देती है? ऑटोमेटिकली खुद मेमोरी से रिमूव कर देती है। क्यों? क्योंकि स्टैक मेमोरी किस तरह की मेमोरी होती है? एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो कि टेम्पररी तौर पर डेटा को स्टोर करती है और उसके बाद वहां से डिस्ट्रॉय या फिर रिमूव कर देती है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास स्टैक मेमोरी काम कर रही होती है। डन। अब इसकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो आपका जो डेटा स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है वो आपके पास रैम के अंदर स्टोर होता है। ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर कि आपके पास स्टैक मेमोरी किस मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करती है, तो आप उसको बताएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के अंदर डेटा को स्टोर करती है। स्पीड के अगर हवाले से बात करें तो बहुत फास्ट होती है। बहुत फास्ट इसलिए होती है क्योंकि आपके पास डेटा देखिए प्रोसेस के थ्रू जल्दी 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 आपके पास एक एक करके मेमोरी से निकलता जा रहा है। लाइफ टाइम, ये फीचर है इसका। फीचर मतलब यानी लाइफ टाइम का मतलब ये कि यहाँ पर ये शॉर्ट टाइम के लिए जिंदा होती है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए आपका फंक्शन जो है वो काम करता है और उसके बाद वो स्टैक फ्रेम रिमूव कर दिया जाता है। क्लीन अप ऑटोमेटिक, क्लीन अप मतलब यानी सफाई खुद ब खुद हो जाती है। जैसे ही आपका स्टैक फ्रेम अपना यानी आपका मेथड अपना फंक्शन जो भी आउटपुट जनरेट कर देता है उसके बाद ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है, इसको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर देती है, इस फ्रेम को रिमूव कर देती है। तो यानी यहां पर हमें मैन्युअली खुद से जाके उस मेमोरी को क्लीन करना नहीं पड़ता। बस इतना ही जान लीजिए इसके लिए, आपके लिए बात इसके बाद जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो एक एग्जांपल मैंने लिखी, फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड बनाया हुआ ऐड नंबर के नाम से। यहां पर देखिए आपने तीन किस्म के वेरिएबल्स बनाए हैं, वो तीसरे वेरिएबल में आपके पास ए प्लस बी का सम हो रहा है। यहां पर देखिए जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके पास कहां स्टोर हो रहे हैं? कहां स्टोर होंगे सर? स्टैक मेमोरी में। सिंपल सी बात है ना, ये तीनों वेरिएबल्स कौन सी मेमोरी में स्टोर होंगे? स्टैक, क्योंकि किसी मेथड के लोकल वेरिएबल्स है। अब यहां पर लिखा क्या हो रहा है, जब ऐड नंबर फंक्शन कॉल होता है ए बी और सम सब स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है उनका स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाता है। अब थोड़ा सा ये देखिए मैंने फॉर्मेट बताने की कोशिश की है। मान लीजिए फंक्शन कॉल स्टैक क्रिएट हुआ, यहां पर सभी तीनों वेरिएबल्स आपके लोकल वेरिएबल्स थे। ये वेरिएबल्स कहां क्रिएट होगा? आपकी स्टैक मेमोरी में। और फाइनली आपको यहां पर देखिए जब फंक्शन रन हुआ तो आपका जो स्टैक फ्रेम है वो क्रिएट हो गया और जैसे ही फंक्शन ने अपना काम पूरा कर दिया तो अब आपके पास स्टैक फ्रेम ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो ये आपके पास स्टैक मेमोरी कहलाती है। कितनों को समझ में आ गया सर? जी। सर ये स्टैक मेमोरी तब बनती है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं या फिर जब बना रहे होते हैं? मेथड को जब हम कॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कॉलिंग होती है तभी उसके अंदर के मौजूद लोकल वेरिएबल्स या मेथड के पैरामीटर्स उसकी इंफॉर्मेशन कॉल हो रही होती है। ठीक है सर, कोई सवाल? समझ में आया कि व्हाट इज स्टैक मेमोरी? सर ये जरूरी था आपको पता हो कि स्टैक मेमोरी क्या होती है। डन। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब एक और चीज के बारे में आपने बहुत जानना जरूरी है, वो है वैल्यू टाइप। अच्छा, आपके पास, मुझे देखिए सर, डाटा टाइप दो किस्म की होती हैं। डाटा टाइप तो पता है ना सर क्या होती है? इंटीजर, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, एरे, ब्ला ब्ला एंड सो ऑन, बहुत सारी होती हैं सर। ठीक है, तो डाटा टाइप्स आपके पास दो किस्म की होती हैं। एक होती है वैल्यू टाइप, एक होती है रेफरेंस टाइप। डाटा टाइप आपके पास टू टाइप्स की होती है, एक होती है वैल्यू टाइप, एक होती है रेफरेंस टाइप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वैल्यू टाइप क्या होती है और रेफरेंस टाइप क्या होती है। जहन में रखिएगा टॉपिक क्या था? बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। अभी हम उस पर नहीं गए लेकिन उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग में इस्तेमाल होंगे। अगर हमें ये चीज अच्छे समझ में आ गई तो हमें वहां इजिली समझ में आता है। डन। आइए समझते हैं।
वैल्यू टाइप क्या होती है? वैल्यू टाइप वो डेटा टाइप्स होती हैं जो कि डायरेक्टली अपनी वैल्यू को स्टैक मेमोरी में स्टोर करती हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो डेटा स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा वो किस टाइप का होगा? वैल्यू टाइप का होगा। इसीलिए मैंने आपको स्टैक मेमोरी पहले पढ़ाया। बात समझ में आई? तो आई होप स्टैक मेमोरी के बारे में दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि वैल्यू टाइप वो डेटा टाइप्स हैं जो कि आपके पास किस मेमोरी में स्टोर होती हैं? स्टैक मेमोरी में स्टोर होती है। स्टैक मेमोरी यूज करती है कौन सी टाइप है? स्टैक मेमोरी यूज करती है कौन सी टाइप यूज करती है? वैल्यू टाइप। वैल्यू कॉपी होती है, रेफरेंस नहीं होती। सर ये बात थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। वैल्यू कॉपी होती है, रेफरेंस नहीं। आइए इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम का इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए एक बच्चा है जो कि यहां बैठा हुआ है। ठीक है? एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। इमेजिन कर लीजिए, डायग्राम पे फोकस मत कीजिएगा। ठीक है? अब ये बच्चा, ये जो लड़का था, ये जूस पी रहा है। देखिए ये स्ट्रॉ है, ये जूस पी रहा है। एग्जाम्पल समझिएगा मेरी बात को, मैं इस लाइन का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब ये लड़का जूस पी रहा है, इत्तेफाक से इसका दोस्त भी आ जाता है। वो कहता है यार मुझे भी जूस पीना है। तो ये शॉप से जूस खरीदता है और खरीदने के बाद एक जूस का डब्बा जो सेम उसने लिया था इसको भी दे देता है। अब मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या दोस्त बी जो है और दोस्त ए जो है, क्या बी दोस्त जब अपने जूस के डब्बे से जूस पिएगा तो क्या ए दोस्त के जूस के डब्बे में कमी आएगी? क्या अगर दोस्त ए अपने जूस के डब्बे से जूस पिएगा तो क्या दोस्त बी के जूस का डब्बा खत्म हो जाएगा? जी नहीं। यानी इसका मतलब यह है कि दोस्त ए ने अपने ही जैसे जूस के डब्बे की कॉपी दी, किसको? बी को। तो इसका मतलब यह है कि जब कॉपी दी जाती है तो उसके पास जो काम इंपैक्ट अगर ए पे पड़ता है तो उसका इंपैक्ट बी के ऊपर नहीं पड़ता, और जब बी पे इंपैक्ट पड़ता है तो उसका इंपैक्ट ए के ऊपर नहीं पड़ता। इसी तरह की आप टाइप को आपके पास वैल्यू टाइप कहते हैं, जहां पर हम किसी चीज की कॉपी प्रोवाइड करते हैं। कॉपी प्रोवाइड जब हम कर देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि कॉपी पे चेंज आने से उसके ओरिजिनल चीज के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं वैल्यू कॉपी होती है, रेफरेंस नहीं होती। बात समझ में आई? यानी यहां पर वैल्यू टाइप एक ऐसी टाइप है जो कि क्या करती है, अपनी कॉपी प्रोवाइड करती है और कॉपी पे चेंज आने से उसके ओरिजिनल के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता। इस तरह की टाइप को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू टाइप बोलते हैं। फास्ट होती है क्योंकि स्टैक मेमोरी यूज कर रही है, इसका मतलब क्योंकि स्टैक मेमोरी ऑलरेडी फास्ट होती है, तो सिंपल सी बात है ये भी फास्ट होगा ही। इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट क्यों होते हैं भी मैंने आपको बताया, कॉपी में काम करने से ओरिजिनल पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए इस तरह की टाइप को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू टाइप बोलते हैं। कितनों को समझ में आ गया भाई? जी कोई सवाल है तो रेज हो रहा है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ू। ठीक। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं, छोटा सा कोड है। अगर आप बोलोगे मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा आपको, ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है। अगर आप बोलोगे तो प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। मैं यहां पर कर लेता हूं इसको प्रैक्टिकल। मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी और कंट्रोल सी एंड दैट्स इट। और यहां पर ही मैंने पुराना वाला कोड डिलीट किया, यहां पर मैंने ये वाला कोड पेस्ट किया और ये वाली लाइन भी ले लेते हैं और कॉपी करी पेस्ट किया। अब देखिए यहां पर मेरे पास दो वेरिएबल है, सॉरी एक वेरिएबल है एक्स जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है 5, और यहां पर वेरिएबल वाई एक बिल्कुल अलग वेरिएबल है। आप देखिए मैंने एक्स की कॉपी किसको दी है? मैंने एक्स का पूरा रेफरेंस उठा के नहीं दे दिया, मैंने जस्ट कॉपी दी। मैंने क्या बोला? वाई स्टोर हो रहा है किसके अंदर? एक्स के अंदर। तो यानी एक्स में जो मौजूद था 5 वो किसमें स्टोर हो गया? वाई में। तो अब अगर मैं बाद में आके वाई के अंदर 10 कर दूं तो y में 10 कर देने से ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि x के अंदर वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि मैंने वहां पर क्या प्रोवाइड की थी? कॉपी। तो यहां पर देखिए अगर मैं जब x को प्रिंट करूंगा आउटपुट 5 आएगा, नो चेंजेस, देखिए कोई चेंज नहीं है। और जब मैं y को प्रिंट करूंगा आउटपुट क्या आएगा? 10 आएगा। तो आइए इसी चीज को प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, या चेंजेस आ रही है या नहीं आ रही। तो मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, ये देखिए 5 और 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। यानी वैल्यू टाइप एक ऐसी टाइप है जो कि अपनी कॉपी प्रोवाइड करती है और कॉपी पे चेंज आने से उसके ओरिजिनल पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। इस तरह की जितनी भी डेटा टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू टाइप। और वैल्यू टाइप किस मेमोरी का इस्तेमाल करती है डेटा को स्टोर करने के लिए? स्टैक मेमोरी का। आई होप ये छोटी छोटी बातें थी आपको क्लियर हो गई हैं। चलिए वापस लेक्चर पे चलते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज वैल्यू टाइप, व्हाट इज स्टैक मेमोरी? डन। स्टैक मेमोरी की एग्जांपल समझ में आ गई, आगे बढ़ू। अच्छा जी, तो यहीं पर हमारे पास वैल्यू टाइप हमने पढ़ ली अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है सर? हीप मेमोरी। कि हीप मेमोरी क्या होती है, आइए सीखते हैं सर। हीप मेमोरी वो जगह होती है कंप्यूटर की मेमोरी में जहां ऑब्जेक्ट्स और रेफरेंस टाइप जैसे क्लासेस एरेज स्टोर होते हैं।
अच्छा सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि वैल्यू टाइप कौन सी डेटा टाइप होती है। आइए मैं आपको बता देता हूं। तो वैल्यू टाइप में टेबल बना के रखा हुआ है आप लोग के लिए। ये देखिए, मैंने यहां पर लिखा है वैल्यू टाइप। आपके पास जो वैल्यू टाइप में डेटा टाइप आती है वो इंटीजर है, फ्लोट है, बूल है, करेक्टर है और स्ट्रक्चर है। अगर मैं रेफरेंस टाइप की बात करूं तो रेफरेंस टाइप में ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, क्लास और एरे, ये किस तरह की टाइप है? ये रेफरेंस टाइप होती है। जबकि वैल्यू टाइप कौन सी टाइप होती है? इंटीजर, फ्लोट, बूल, कैर और स्ट्रक्ट। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख लीजिए। याद रखिएगा, वैल्यू टाइप वो टाइप होती है जो कि आपके पास यहां पर मौजूद है, और रेफरेंस टाइप आपके पास जैसे कि ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, क्लास, एरे, ये सारी आपके पास रेफरेंस टाइप्स आती हैं। चलिए वापस चलते हैं ऊपर। हीप मेमोरी। हीप मेमोरी वो जगह होती है कंप्यूटर की मेमोरी में जहां ऑब्जेक्ट्स और रेफरेंस टाइप्स स्टोर होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स, एरे या स्ट्रिंग को हम स्टोर कर रहे होंगे वो आपके पास कौन सी मेमोरी में स्टोर होते हैं? हीप मेमोरी। और हीप मेमोरी किस टाइप की होती है? रेफरेंस टाइप की होती है। अब ये रेफरेंस टाइप क्या होती है आइए समझाता हूं आपको। थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक बंदा है। इस बार हम पेन चेंज कर लेते हैं। यहां पर आपके पास दो बंदे हैं, एक दोस्त ए है, दोस्त बी है। ये दोस्त ए है, यहां पर दोस्त बी मौजूद है। ठीक है। अब दोस्त ए जूस कहता है, दोस्त ए जाता है शॉप पे और वहां से एक जूस बाय कर लेता है और जूस पीना शुरू कर देता है। अब दोस्त बी आता है तो वो कहता है यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कौन कहता है? दोस्त ए। और दोस्त बी, तो वो कहता है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, स्ट्रॉ फ्री में मिलती है तो हम स्ट्रॉ ले लेते हैं। तो दोस्त ए क्या करता है? स्ट्रॉ लेने के बाद जो स्ट्रॉ अपने जूस में डालता है और दोस्त बी को शेयर कर देता है। अब यहां पर देखिए दोनों ही एक जूस के डब्बे से पी रहे हैं, तो मुझे बताइए अगर दोस्त बी जूस पिएगा तो क्या दोस्त ए के जूस के डब्बे पे इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो अगर क्या दोस्त ए जूस के डब्बे से जूस पिएगा तो क्या दोस्त बी के जूस के डब्बे पे इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब दोस्त ए ने कॉपी पास नहीं की बल्कि अपने ही जूस का रेफरेंस पास कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो वैल्यू है अगर आपने पास कर दिया उसका रेफरेंस, तो रेफरेंस पे अगर आप चेंजेस करते हैं तो उसके ओरिजिनल पे भी इंपैक्ट पड़ता है। इस तरह की टाइप को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस टाइप बोलते हैं। और रेफरेंस टाइप जितनी भी होती है वो सारी स्टोर कहां होती है? हीप मेमोरी के अंदर। और रेफरेंस टाइप कौन कौन सी होती है अभी मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, क्लास। ये जो क्लासेस भी आप यूज कर रहे थे ना ये भी आपके पास हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। बात समझ में आई? ये डायनेमिक मेमोरी होती है, मतलब जब प्रोग्राम चल रहा होता है तब डेटा एलोकेट और डी एलोकेट हो रहा होता है, यानी तब डेटा जाके स्टोर होता है या वापस से रिमूव हो रहा होता है। ये रन टाइम पे होता है। कब पे होता है? रन टाइम पे। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है ना, ये उस वक्त डेटा को स्टोर करना या उसको रिमूव करना, ये सारा काम कब हो रहा होगा? डायनेमिकली हो रहा होगा। हीप का साइज स्टैक से बड़ा होता है, यानी आपके पास जो स्टैक मेमोरी होती है वो बहुत छोटी मेमोरी होती है साइज के अंदर, जबकि हीप एक बहुत ह्यूज साइज की मेमोरी होती है और इसमें आप ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हो। लेकिन चूंकि स्टैक मेमोरी से ज्यादा फास्ट होती है तो इसीलिए हीप मेमोरी का जो तो एक्सेस होता है वो थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू स्टैक मेमोरी। समझ में आया सर? कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। स्टैक मेमोरी जी सर, अदन व्हाट इज हीप मेमोरी? रेफरेंस टाइप डेटा को स्टोर करता रेफरेंस टाइप क्या होती है? है। रेफरेंस टाइप होती है कि अगर जैसे आप कोई अपना वेरिएबल जो है वो शेयर करते हैं हम उस वेरिएबल का रेफरेंस अगर हम किसी और को दे देते हैं तो तो अगर उसके कॉपी यानी रेफरेंस पे चेंजेस आती हैं तो उसकी डायरेक्टली इंपैक्ट टू ओरिजिनल, तो उसके ओरिजिनल पे भी उसको वैल्यू का इंपैक्ट पड़ता है। इस तरह की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? हीप मेमोरी। हीप मेमोरी की कौन कौन सी डेटा टाइप होती हैं? ऑब्जेक्ट, एरे, क्लासेस, दीज ऑल आर स्ट्रिंग, ऑल आर रेफरेंस टाइप्स, नॉट हीप सर। ये सारी हीप मेमोरी में स्टोर होती है। मेमोरी अलग है, टाइप अलग है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं कीजिए खुद को। और ये डायनेमिक मेमोरी होती है। डायनेमिक मेमोरी का मतलब क्या होता है सर? टाइम पे डेटा को एलोकेट या डीएलोकेट करना। ठीक है। हीप का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्टैक मेमोरी। यहां पर गार्बेज कलेक्टर हीप में अनयूज मेमोरी को ऑटोमेटिकली क्लीन करता रहता है। मतलब जो डेटा मतलब डेटा बन गया उसको वापस से डीएलोकेट भी तो करना है, रिमूव करना है। तो यहां पर गार्बेज कलेक्टर वो काम कर रहा होता है आपके डेटा को डीएलोकेट करने का। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझाऊं? समझ में आ गया रेफरेंस टाइप क्या होती है? अभी रेफरेंस टाइप तो पढ़ी ही नहीं, अभी तो हीप मेमोरी पढ़ लेते। हीप मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि आपके पास रेफरेंस टाइप के डेटा को स्टोर करती है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ये छोटी सी एग्जाम्पल है, देखिए।
यहां पर देखिए क्लास एक पर्सन की क्लास बनाई गई, बहुत बेसिक सी बात है, आप जानते हैं सर इसके बारे में। और उसमें एक वेरिएबल बनाया गया नेम के नाम से। यहां पर देखिए एक दूसरी क्लास है प्रोग्राम के नाम से, जिसमें मेन का मेथड मौजूद है। और यहां पर देखिए हम इस क्लास का क्या बना रहे हैं, यहां पर क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या बना रहे हैं। और ऑब्जेक्ट किस मेमोरी में स्टोर होता है, हीप में। जबकि हम इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप इस पर्सन क्लास का क्या बनाते हो, रेफरेंस वेरिएबल। और जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो कहां स्टोर होता है, स्टैक में। जबकि आपके पास आपका ऑब्जेक्ट कहां स्टोर होता है, हीप मेमोरी के अंदर। भाई ये रेफरेंस वेरिएबल है ना, यानी आप इस पी के जरिए पूरी पर्सन क्लास को एक्सेस कर सकते हो। तो जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल होता है वो कौन सी मेमोरी में स्टोर होता है, स्टैक में। जबकि आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर होता है, हीप में। रेफरेंस टाइप से होते हैं वो मैंने ये तो बोला सर। तो रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट क्या, ये ऑब्जेक्ट तो ये है ना सर, ऑब्जेक्ट किसमें स्टोर हुआ है, हीप में। और ये पर्सन पी क्या है, रेफरेंस वेरिएबल किसका, इस क्लास का। ऐसे ही ऑब्जेक्ट का, तो यानी ये वो वेरिएबल है जिसके जरिए पूरी क्लास को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये कहां स्टोर हो रहा है, स्टैक मेमोरी के अंदर। यहां लिखा हुआ है सर, पी रेफरेंस वेरिएबल है जो कि स्टैक में बनता है। जबकि एक्चुअल पर्सन ऑब्जेक्ट कहां बनता है, हीप में। ठीक है। लेकिन सवाल ये है, लेकिन सवाल ये है, कैसे लिखे, इन ऑफ ओवर। देखना अब समझिएगा। क्लास क्या, क्लास कौन सी टाइप है, रेफरेंस टाइप। जोर से बोलो ना सर, कौन सी टाइप। यहां पर देखिए कि हमारे पास क्लास जो होती है वो रेफरेंस टाइप की होती है। तो जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ऑब्जेक्ट खुद किस टाइप का होता है, रेफरेंस टाइप का होता है। तो सिंपल सी बात है, जब आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका ऑब्जेक्ट कौन सी टाइप का है, रेफरेंस टाइप। और रेफरेंस टाइप का डेटा कहां स्टोर होता है, हीप मेमोरी के अंदर। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट जो है वो तो एक वेरिएबल, एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। रेफरेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल हम इसीलिए कहते हैं कि इसके रेफरेंस के थ्रू हम पूरी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल जो होता है वो स्टोर होता है कौन सी मेमोरी के अंदर, स्टैक। जबकि आप इस रेफरेंस की मेमोरी का इस्तेमाल करके जब आप इस वेरिएबल में राहुल डाटा को सेट करते हैं तो वो जो डाटा स्टोर होता है वो किस मेमोरी में आके स्टोर होगा, हीप के अंदर ही स्टोर होगा। बात समझ में आ गई, डन। रेफरेंस का जब डेटा यानी इंफॉर्मेशन जो आप स्टोर हो रही होगी तो सिंपली सी बात है वो इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होगी, आपकी हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होगी। और सिंपल आप उसको प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। इस तरह की मेमोरी को हम हीप मेमोरी कहते हैं। हीप मेमोरी क्या होती है, ऐसी मेमोरी हमारे पास जहां पर हम रेफरेंस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो। ऐसी मेमोरी जो कि डायनेमिक मेमोरी होती है, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट या रन होता है तभी वो वहां पर डेटा एलोकेट और डी एलोकेट होता है। ये हीप से कुछ साइज में बड़ी होती है और आपके पास इसका एक्सेस स्लो होता है। ठीक है, इस तरह की मेमोरी को हम हीप मेमोरी कहते हैं। जी सर। स्टैक मेमोरी में पी वेरिएबल जा रहा है जो कि रेफरेंस बिल्कुल ऐसा ही है। और एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो पी हीप मेमोरी में स्टोर हो। हाँ देखिए ऐसा क्यों, क्यों सोचने की सवाल है। वो इसीलिए क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट अपने काम को पूरा अंजाम दे देगा और पी रेफरेंस वेरिएबल जब इन तमाम वेरिएबल्स में वैल्यू को सेट करा देगा तो क्या उसके बाद उसका कोई काम रहेगा, नहीं। तो इसीलिए स्टैक मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर डिस्ट्रॉय कर देगी। जब पर हीप मेमोरी में फिर इसको रेफरेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट ही आ रहा है रेफरेंस तो नहीं, स्टैक में जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम जो है वो किसमें स्टोर कर रहे हैं, हीप के अंदर। लेकिन आपकी क्लास के रेफरेंस को, रेफरेंस टाइप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रेफरेंस टाइप अलग होती है जिसकी तुम बात कर रहे हो कि उसमें रेफरेंस जाता है, वो रेफरेंस की कॉपी। हम बात किसकी कर रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। वो वेरिएबल जिसके जरिए हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन आप एट दी एंड देखो तो सही, उस मेंबर का एक्सेस करके जिस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जब हमने डेटा को सेट किया यानी राहुल को, तो वो फाइनली जाके स्टोर आखिर किसमें हुआ, आपकी हीप मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी बात थी आपको समझ में आ गई होगी और हीप मेमोरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप क्या होती है, अभी बताया रेफरेंस टाइप वो डेटा टाइप है जो कि एक्चुअल डेटा को हीप मेमोरी में स्टोर करते हैं और स्टैक में सिर्फ उसका रेफरेंस या फिर एड्रेस मौजूद रहता है। इस तरह की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जब हम ओरिजिनल से किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम जो उसको रेफरेंस देते हैं, वो जो रेफरेंस जाता है वो रेफरेंस स्टोर होता है आपके पास आपकी हीप मेमोरी के अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर। और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोर हो जाता है आपके पास कहां जाके,
आपकी हीप मेमोरी के अंदर। रेफरेंस टाइप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। हीप सिंपल है, रेफरेंस टाइप है तो कौन सी मेमोरी यूज करेगी? हीप मेमोरी। रेफरेंस क्या करता है? एड्रेस। तो एड्रेस में जब चेंजेस हो, जब एड्रेस में चेंजेस हो तो उसके ओरिजिनल पे एक्चुअल में भी चेंजेस इंपैक्ट नजर आता है। स्लो है, बता दिया है। सेम रेफरेंस होने पे चेंजेस सब जगह रिफ्लेक्ट होती है। बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जो छोटी सी एग्जांपल है, देखिए वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताई। यहां पर देखिए एक क्लास है, किसके नाम से? माई क्लास। उस क्लास में क्या बना हुआ है? एक वेरिएबल। किस टाइप का? इंटीजर। इंटीजर में क्या बना, क्या उस वेरिएबल का नाम क्या है? वैल्यू। अब इस क्लास को एक्सेस करना है तो क्या बनाओगे उसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाया, क्यों? न्यू माई क्लास बना दिया। ये ऑब्जेक्ट किसमें स्टोर हुआ? हीप में। और ये उस ऑब्जेक्ट का क्या है? रेफरेंस कहां स्टोर हुआ? स्टैक में। अब देखिए मैंने ओबीजे वन डॉट वैल्यू में क्या डाल दिया? 10। बात समझ में आ गई? यानी ये 10 किसमें चला गया? हीप मेमोरी के अंदर। हीप में गया ना सर, ऊपर भी तो बताया था हीप में आएगा स्टोर। राहुल कहाँ गया था? हीप में आगे स्टोर हुआ था ना। तो ये 10 कहां स्टोर हो गया? हीप मेमोरी। अब इसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, माई क्लास का नाम ऑब्जेक्ट नंबर 2। लेकिन इस बार मैंने यहां पर क्या पास कर दिया? ऑब्जेक्ट वन का रेफरेंस पास कर दिया। रेफरेंस ही पास कर दिया मैंने। ऑब्जेक्ट वन आपको कैसे रेफरेंस कैसे पास कर दिया? ऑब्जेक्ट वन खुद किस में था? ऑब्जेक्ट वन क्या था? किस मेमोरी में था? स्टैक में। रेफरेंस ऑब्जेक्ट वन, ये जो मैंने आपको बताया सर, ये ऑब्जेक्ट वन क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस वैल्यू क्या किस में स्टोर होता है? ये देखो ना सर, लिखा हो ना स्टैक। स्टैक में इसका रेफरेंस एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, घबराओ नहीं। मैंने इसका रेफरेंस किस में डाल दिया? ऑब्जेक्ट टू में। तो अब जब मैं ओबीजे डॉट वैल्यू में चेंज करके वैल्यू क्या कर रहा हूं? 20। तो मैंने किस में चेंजेस करी? ओबीजे टू में। लेकिन रिफ्लेक्शन हर जगह दिखेगी। तो जब मैं ओबीजे वन डॉट वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? ऐसा ये कह रहा है। हम यकीन क्यों करें? आओ देखते हैं। यहां पर मैं अपने पास एक क्लास बना रहा हूं। ये मैं तमाम कोड रिमूव कर रहा हूं। और गौर से देखिएगा, मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक क्लास बनी हुई है प्रोग्राम के नाम से। और इसमें मैं ये क्लास यहां से कॉपी कर रहा हूं और कॉपी करने के बाद यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहा हूं। यहां पर मेन मेथड में आया, प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विथ मेन मेथड। यहां पर मैंने क्या किया, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना के किस में डाल दिया? रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे वन। फिर मैंने ओबीजे वन का इस्तेमाल करके डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी से इसमें वैल्यू क्या डाल दी? 10। ये ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू की जो वैल्यू स्टोर हुई वो कहां स्टोर हुई? हीप मेमोरी के अंदर। गुड। फिर मैंने ओबीजे वन जो कि रेफरेंस मेमोरी यानी स्टैक मेमोरी में मौजूद था, उसका एड्रेस उठा के किसमें डाल दिया? टू में। अब जब मैं ओबीजे टू में चेंजेस करूंगा तो सिंपली सी बात है, वो रिफ्लेक्शन ओबीजे वन में भी दिखेगी। तो अब मैं अगर ओबीजे वन की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 20। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने यहां पर क्या पास किया था? एड्रेस यानी रेफरेंस पास किया था, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन आपको हर जगह देखने को मिली। इस तरह की मेमोरी को हम हीप मेमोरी और इस तरह की डेटा टाइप को हम रेफरेंस टाइप कहते हैं। डन सर? सर। सिंपल अल्फाज में समझते हैं। वैल्यू टाइप वो टाइप होती है जो कि स्टैक मेमोरी का इस्तेमाल करती है। वैल्यू टाइप के अंदर हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है वो हम अपना पास उस डेटा की कॉपी बनाकर देते हैं। तो कॉपी में चेंज करने पे उसके ओरिजिनल पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए इस तरह की मेमोरी को स्टैक मेमोरी कहते हैं। हीप मेमोरी, सॉरी, रेफरेंस टाइप आपको वो टाइप होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने मेंबर का जो डेटा है वो हम रेफरेंस पास करते हैं। तो इसीलिए जब हम उसका रेफरेंस पास कर देते हैं तो उसके जो रेफरेंस पे चेंजेस करने से उसके ओरिजिनल के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ती है। तो इसीलिए जब हम एक में करेंगे तो तो जब हम रेफरेंस पे चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे उसके ओरिजिनल पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह की मेमोरी जो और ये अपने पास जो डेटा स्टोर करने के लिए जिस मेमोरी का इस्तेमाल करती है उसको हम हीप मेमोरी कहते हैं। और इस पूरी टाइप को हम यहाँ पर रेफरेंस टाइप के नाम से जानते हैं। डन? जी सर। सर आपने भी टेबल लिखा, जी सर, दिखा देता हूँ। डेटा टाइप आप दिखा रहे थे कि ये सर, ये रही। जी सर। इसमें आपने दिया हुआ है कि वैल्यू टाइप जो है ये इंटीजर, फ्लोट, क्लियर और ये जी सर। आप ये रेफरेंस टाइप कैसे हो गई इंटीजर की वैल्यू? कहाँ पर सर? आपने वो वैल्यू चेंज की।
सर ये वैल्यू, ओबीजे1। हाँ सर आप बात समझिए, आपने इंटीजर टाइप के अंदर डेटा को स्टोर किया, लेकिन आपने स्टोर किसमें किया, ओबीजे। और ओबीजे ओबीजे आपने किसका बनाया था, क्लास का। क्लास खुद क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस टाइप। बात समझ में आई? तो इसीलिए रेफरेंस डेटा में स्टोर की जाती है। एक बात बताऊं आपको, ये जितनी भी डेटा टाइप लिखी हुई है ना, इनकी इन ये चाइल्ड चाइल्ड डेटा टाइप से, चाइल्ड बनी, यूं समझ लो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। यूं समझ लो ऐसा होगा, एक डब्बा है, इसके चाइल्ड ये रहे, ये सारी डेटा टाइप क्या आती है, इसमें चाइल्ड में आती है, ठीक है। इनका पेरेंट पता कौन है, ऑब्जेक्ट। यानी हर डेटा टाइप का पेरेंट ऑब्जेक्ट। जितनी भी, मान लो एक बॉक्स, बड़ा बॉक्स है जो कि कौन सा है, ऑब्जेक्ट, और उस बॉक्स के अंदर सारी क्या रखी हुई है, छोटे छोटे बॉक्स जो कि इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूल, स्ट्रक, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, एरे, ये सब उसके अंदर पाए जाते हैं। तो यानी आपके पास बेस क्या हुआ, बेस आपके पास ऑब्जेक्ट हुआ। यानी आपके पास तमाम जो डेटा टाइप आती है वो बेस ऑब्जेक्ट के अंदर लाया कर रही है। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, तो कंफ्यूज कर सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारा मेरे ख्याल से रेफरेंस टाइप वगैरह हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बात बता, जरूरी तो नहीं है स्टैक में वैल्यू टाइप किसमें स्टोर होती है, स्टैक में डायरेक्ट वैल्यू होल्ड करती है, ठीक है। ये एग्जांपल्स है उसकी, हीप में स्टोर होती है, और यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू होल्ड कराया जाता है। अभी ऑब्जेक्ट के थ्रू तो होल्ड कराया सर, आपके सामने तो कराया, ठीक है। आगे बढ़े। अब आता है सर हमारा आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है व्हाट इज बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। बॉक्सिंग क्या होती है और अनबॉक्सिंग, इसका मतलब ये नहीं कि सर आप बॉक्सिंग की ग्लव पहनो शुरू हो जाओ लड़ना, ऐसी इसकी बात नहीं हो रही सर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सी शार्प के अंदर, सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का। बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है, बॉक्सिंग का मतलब होता है सिंपल अल्फाज में, अगर आपके पास एक डेटा वैल्यू टाइप में मौजूद है, आप उसको रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट कर दो, इसे कहते हैं बॉक्सिंग हो रही है। यानी अगर सिंपल कोड में देखो कि वैल्यू टाइप यानी इंटीजर, कैर, फ्लोट, बूल स्ट्रक्चर, ये कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, रेफरेंस टाइप में। तो ये किस तरह का डेटा है, ये किस तरह, ये क्या हुआ, ये यहां पर इसका मतलब बॉक्सिंग हो रही है। तो अनबॉक्सिंग क्या हुआ, इसको उलट कर दो। उलट मतलब रेफरेंस टाइप के डेटा को हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर। आसान था, अब समझ में आया। एक लाइन थी, उस एक लाइन को समझने के लिए आपने क्या कुछ हासिल करना पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ा चुका सर ऊपर भी, एग्जाम्पल दिखाऊं, ये देखो। आइए बॉक्सिंग सीखते हैं। तो सी शार्प का कॉन्सेप्ट ये देखो भाई, देखिए गौर से। यहां पर क्या एक वेरिएबल क्या है, 100, किसमें स्टोर हो रहा है, इंटीजर। इंटीजर किस टाइप की डेटा टाइप, किस टाइप की डेटा टाइप है, वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप है, वैल्यू टाइप हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 100 को। हमने क्या बोला, व्हाट इज बॉक्सिंग, जब कोई वैल्यू टाइप स्टोर हो रही हो, तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट में किसको स्टोर कर दिया, वैल्यू टाइप को। और जब हमने ऑब्जेक्ट को ब्रेंड किया, तो सिंपल यहां पर देखने से क्या लग रहा है, यहां पर क्या हो रही है, इंटीजर कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यानी इंटीजर क्या था, वैल्यू टाइप, ऑब्जेक्ट क्या है, तो वैल्यू टाइप किसमें कन्वर्ट हो रही है, इसी को तो बॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल कर लेते हैं अनबॉक्सिंग की। ये पढ़ना है तो पढ़ लो भाई, ये भी इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, कोड की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। मतलब इंटीजर। इसकी बात कर रहे हो, अब जब ये रेफरेंस में कन्वर्ट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है, अब आप उसके रेफरेंस को चेंज करिए तो ऐसे वैल्यू में इंपैक्ट आएगा। आगे बढ़े सर। अब आता है अनबॉक्सिंग, बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट पे समझ लेते हैं। यहां पर देखिए अनबॉक्सिंग, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बहुत बेसिक एग्जांपल लिखी हुई है समझाने के लिए। ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसमें क्या मौजूद है, क्या मौजूद है, 200 पड़ा हुआ है, 200 पड़ा हुआ है सर, नंबर मौजूद है, लेकिन है वो स्टोर ऑब्जेक्ट के अंदर ही। और ऑब्जेक्ट किस मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, रेफरेंस टाइप को। अब एक चीज बड़ी ध्यान में रखनी है, यहां मुश्किल आ गई। यहां पर आप क्या करना है, रेफरेंस टाइप को कन्वर्ट करना चाह रहे किसके अंदर, वैल्यू। तो यहां पर देखिए आपने ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लिसिटली, एक होता है इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली मतलब होता है खुद से, यानी जो लैंग्वेज खुद से कर देती है कन्वर्ट एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर। एक्सप्लिसिटली उसको बोलते हैं जिसमें हमने जबरदस्ती खुद कन्वर्ट करवाना पड़ता है एक टाइप से दूसरी टाइप। तो हम उसको क्या बोले, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, और वापस स्टोर कर दो किसके अंदर,
तो यहां पर देखिए आपके पास रेफरेंस टाइप कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग हो रही है। आइए इसको पढ़ लीजिए, नोट लिखा हुआ है कुछ जरूरी। बॉक्सिंग में क्या होता है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा सर, ये ऊपर वाले कोड में देखिए, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई अलग से टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ी, जबकि अनबॉक्सिंग करने के लिए हमने यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ भी टाइप कास्टिंग की। हमने बताया कि इंटीजर करो उसको, ठीक है, ये नोट पढ़ लीजिए। सिंटेक्स सिंपल बता दिया, अनबॉक्सिंग में एक्सप्लिसिटली यानी खुद से मैनुअली करना पड़ता है, बॉक्सिंग में इम्प्लिसिटली खुद ब खुद हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड दैट्स इट यार, बस। वो कह रहा है अगर आप ये ना लगाओ, इंटीजर ना लगाओ तो क्या होगा, ये भी मैंने लिखा हुआ है। कह रहा है रन टाइम पे एरर आएगा, इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन। आओ देखते हैं ऐसा आ रहा है, ये एक्सेप्शन रेज हो रही है, एरर आ रहा सर, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू इंटीजर एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की जरूरत है, खुद से करो मैनुअली, ये तो मैंने लिखा हुआ है, मैनुअली करो ना खुद से, तो मैनुअली कन्वर्ट करो एंड दैट्स इट, फिर अपना काम कर सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया व्हाट इज बॉक्सिंग, वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में, व्हाट इज अनबॉक्सिंग, रेफरेंस टाइप को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर विच बॉक्सिंग यूज इम्प्लिसिट, अनबॉक्स implicitly boxing, which boxing use explicitly, good, implicit का मतलब खुद, explicitly मतलब, तो यहीं पर खत्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।